अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इफ एल्स इफ के ऊपर बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि इफ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। दो फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया। एक सिंपल इफ, जिसके अंदर हम सिर्फ एक ट्रू कंडीशन को इवैल्यूएट कर रहे थे और देखते थे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और फिर हमने देखा कि कंडीशन अगर फॉल्स हो तो सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती। तो फिर हमने इफ और एल्स का इस्तेमाल किया। सो इफ एल्स वाज अ टू वे सिलेक्शन के इधर द कंडीशन इज ट्रू और द कंडीशन इज फॉल्स। आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि अगर आपकी कंडीशंस, एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो फिर हम उसके बाद अगर कोई दूसरी कंडीशन एवेल्युएट करना चाहें तो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। सो इफ एल्स इफ को हम यूज करेंगे मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। अब आपकी जो एक इफ स्टेटमेंट है वो फॉलो कर सकती है उसके बाद ऑप्शनल एल्स इफ स्टेटमेंट को, और ये यूजुअली उस केसेस में सक्सेसफुल होगी या यूजफुल होगी जहां पे हमने मल्टीपल कंडीशंस को इवैल्यूएट करना हो। लेकिन कंडीशन को टेस्ट करने का तरीका ये है कि जब आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे कि इधर के अब हमें सेकंड कंडीशन को टेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो किसी एक कंडीशन के फेल हो जाने के बाद हम एक दूसरी कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे। दिस इज एक्चुअली द यूजेज ऑफ नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। अब इसको लिखने के कन्वेंशंस क्या हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। आपको जो चीजें ज़हन में रखना ज़रूरी है इफ के हवाले से पर्टिकुलरली वो ये है कि एक इफ स्टेटमेंट कैन हैव 0 और 1 एल्स। अब 0 एल्स से क्या मुराद है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने सिर्फ इफ की स्टेटमेंट लिखी और उसके साथ हमने एल्स नहीं लिखा। इट मीन्स 0 एल्स। और फिर उसके बाद हमने एक इफ और एल्स का स्ट्रक्चर लिखा, तो 1 एल्स। और उसके बाद एल्स जो है वो किसी भी एल्स इफ के बाद भी आ सकता है। यानी अगर आपने इफ के बाद एक एल्स इफ स्टेटमेंट यूज की हुई है तो फिर उसके बाद आखिर में एल्स आ सकता है। और इसी तरीके से जो इफ की स्ट्रक्चर है वो 0 टू मैनी एल्स इफ रख सकती है, जिसको कि आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। और ये हमेशा एल्स से पहले ही आएगा। यानी कि इट मीन्स कि अगर मेरी पहली स्टेटमेंट इफ है, मेरी आखिरी स्टेटमेंट एल्स है, तो इफ एल्स और एल्स इफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इफ और एल्स के दरमियान देयर वुड बी मल्टीपल एल्स इफ यू कैन प्लेस। और फिर एक और चीज जो है वो ये है कि अगर आपकी एक इफ स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर उसके बाद आने वाली कोई भी एल्स इफ कंडीशन जो है वो टेस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी पहली इफ कंडीशन फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर मूव कर जाएंगे और उस कंडीशन को टेस्ट करेंगे। इन बिटवीन यानी पहली इफ स्टेटमेंट से लेके आखिर एल्स तक, इसके दरम्यान में जितनी इफ एल्स इफ और इफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं इनमें से जहां कहीं एक इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, द रेस्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड ऑटोमेटिकली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम एल्स इफ की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? तो यस, यूजुअली पीपल यूज मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। कि अगर एक कंडीशन फेल हो जाए तो फिर दूसरी इफ कंडीशन और फिर तीसरी इफ कंडीशन, तो इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स लिख के भी प्रोग्राम चलाया जा सकता है, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी पहली इफ कंडीशन ट्रू है तो फिर हमें रेस्ट ऑफ द इफ कंडीशन को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इन दिस केस जहां पे आप सीक्वेंस ऑफ इफ लिखेंगे, आप वो सारी कंडीशंस एवेल्युएट करते रहेंगे। अब हम इन चीजों को प्रोग्रामेटिकली लिख के कोड करके चेक करते हैं कि ये सारा काम किस तरीके से होगा। तो जो बात हमें यहाँ पे समझ आ रही हुई है कि जो इफ है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और हर एक इफ कंडीशन के ऊपर एक डिसाइसिव पॉइंट है जहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि वी हैव टू गो एन ईदर साइड और द अदर साइड। और इसी तरीके से एल्स इफ के अंदर भी ऐसा ही होगा। अगर हम इसके फ्लो चार्ट के ऊपर गौर करें
तो मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपकी एक कंडीशन जो है वो एवेल्युएट होती है, दिस वन। और इस कंडीशन की इवैल्यूएशन के ऊपर हमारे पास ये 2 मुख्तलिफ पाथ्स हैं। या तो हम यहाँ पर आ सकते हैं या हम यहाँ पर आ सकते हैं। सो अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस पाथ को फ़ॉलो करेंगे और अल्टीमेटली उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्ज़ीक्यूट होगा। तो ये जो सारे का सारा आपका स्ट्रक्चर है ये स्किप हो जाएगा। बट इन केस अगर आपकी ये पहली कंडीशन ही फ़ेल हो जाती है, so we move to the nested if else if structure। तो यहाँ पर एक और मेरी इफ कंडीशन एवेल्यूएट होगी। सो ये एल्स के केस में है, क्योंकि फॉल्स तभी होगा जब आपकी यहाँ पर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब आपकी यहाँ पर इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ही आपका जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब एल्स के ऊपर यहाँ पर फिर आपकी कंडीशन एवेल्यूएट होती है, तो देन यू हैव टू पाथ्स। तो आप या तो ट्रू केस में यहाँ पर आएँगे अगेन, अगर ये पाथ अडॉप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर आके रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो देन वी कैन एग्जीक्यूट अनदर इफ कंडीशन एल्स के अंदर, और फिर ये ट्रू हो सकती है और उसके बाद ये फॉल्स। फॉल्स के केस में हमने एल्स को यहाँ पर कंसीडर किया कि दिस इज एन डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो कि एल्स के केस में एग्जीक्यूट होगी। सो एक्चुअली इफ ट्रू, else if true, else if true और then else, और अल्टीमेटली किसी भी कंडीशन के एग्जीक्यूशन के बाद हम वापस इस जगह पर रेस्ट ऑफ द कोड पे आ जाते हैं। तो जहाँ कहीं मेरी एक कंडीशन ट्रू होगी उसके अगेंस्ट जो रेस्ट ऑफ द कोड होगा वो सारे का सारा जो है वो स्किप हो जाएगा, आप उससे आगे एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। ओके, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो मैंने प्रोग्राम का थोड़ा सा कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है और बाकी कोड जो पर्टिकुलरली लेक्चर के हवाले से कोड है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सो एक प्रोग्राम लिखना है, ऊपर कमेंट्स के अंदर मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी है कि आपने एक सैलरी के ऊपर टैक्स कंप्यूट करना है। यूजर से सैलरी इनपुट करवाएंगे और अगर तो सैलरी जो है वो 35,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं काटेंगे, और अगर 35,000 से ज़्यादा है लेकिन 40,000 से तक है या उससे कम है तो फिर ₹1000 हम टैक्स काटेंगे, और उससे ऊपर जितनी भी सैलरी होगी उसके ऊपर हम ₹2000 इनकम टैक्स काटेंगे। और एट द एंड हम नेट सैलरी कंप्यूट करेंगे, और वो नेट सैलरी होगी कि सैलरी में से इनकम टैक्स कंप्यूट करके हम नेट सैलरी कंप्यूट करवा देंगे। सो मैंने इस प्रोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आप इससे यूज टू हैं। एक हेडर है, नेम स्पेस है, मेन का फंक्शन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट फॉर द यूजर, और उसके बाद सैलरी का इनपुट। तो ये चूँकि काम हम पहले कर चुके हैं, हमें ये करना था, लिहाज़ा इसको मैंने अभी आपके सामने नहीं लिखा। जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम इस चीज़ को चेक करने जा रहे हैं कि हमारा जो अ, इफ कंडीशन है हमारी वो किस तरीके से इवैल्यूएट होगी। सो यहाँ पर पहले तो हम ये देखते हैं कि लेस देन है सैलरी, और फिर उसके बाद हमने उससे ऊपर की ब्रैकेट देखनी है। तो पहले तो मेरी कंडीशन होगी कि इफ सैलरी इज लेस देन 35,000। सो अब इस कंडीशन में मेरे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो इन दैट केस जो मेरा इनकम टैक्स है वो जीरो होगा। अब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है इन केस, तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एल्स लिखा था। तो इसका मतलब है कि 35,000 से बड़ी कोई भी अगर अमाउंट आ जाएगी, या 35,000 या उससे बड़ी कोई भी अमाउंट आ जाएगी, तो फिर उस केस में आपका जो टैक्स है वो कंप्यूट होगा। अच्छा, हमने कहा है लेस देन 30,000, और यहाँ पे हमने कहा है कि 35,001। तो इसका मतलब है कि मुझे हमें यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये साइन नहीं लगाते तो फिर जो मेरी पूरी 35,000 की फिगर है वो कंपेयर नहीं हो पाएगी। सो लेस देन और इक्वल एक्चुअली, क्योंकि अगर हम अगली स्लैब को देखें तो इसका मतलब है कि पिछली बात में हम लेस देन और इक्वल्स दोनों को चेक करें, तो यू कैन आल्सो मॉडिफाई योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं अगली बात को देखूं
तो फिर वो लेस देन और इक्वल्स टू की इक्वल आता है। और इफ एल्स if salary is greater than 35,000, इसका मतलब है कि 35,000 से ज़्यादा हो, तो एक मेरी कंडीशन ये बनती है और दूसरी मेरी कंडीशन जो है वो अ, मैंने उसको चेक करना है कि वो 40,000 के अंदर हो। तो सैलरी इज़ लेस देन 40,000 और यहाँ पे कंडीशन को मैं टर्मिनेट कर दूँगा। सो ये मेरी पूरी कंडीशन बन गई क्योंकि हमने इसके अंदर बात की है स्लैब की। तो स्लैब का मतलब है कि 35,000 से बड़ी तो 35,001 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगी एंड लेस देन 40,000 क्योंकि अगली स्टेटमेंट में क्या एक्सीड द लिमिट ऑफ रुपीज़ 40,000 इसका मतलब है कि अगर 40,000 या उससे बड़ी हो तो फिर आपने 2,000 रुपीज़ टैक्स काटना है। तो यहाँ पर फिर मैं इसका इनकम टैक्स जो है वो 1000 असाइन कर देता हूँ। नो वी डोंट नीड टू प्लेस अ कंडीशन हियर क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है कि एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 40,000 तो इसका मतलब है कि अब जो भी सैलरी होगी वो 40,000 से बड़ी ही होगी। तो मेरा जो इनकम टैक्स है दैट वुड बी 2000 हो गया। तो ये मेरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया। पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि सैलरी 35,000 से कम या उसके बराबर है। अ, उससे ज़्यादा है और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उससे कम है। अच्छा, जब मेरी वैल्यू 35,000 से ज़्यादा है तो हमने वहाँ पे रूल आउट कर दिया इस चीज़ को कि अब कोई भी सैलरी 35,000 से कम नहीं हो सकती। लिहाज़ा हम अगली कंडीशन पे 35,000 से बड़ी वैल्यू और 40,000 से छोटी वैल्यू का कंपैरिज़न करें। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। दोनों कैसे ट्रू होंगी कि जो अमाउंट 35,000 से बड़ी है, वो लाज़मी 40,000 से कम होगी, तो फिर मेरा इनकम टैक्स जो है वो डिडक्शन पे लगेगा। अगर आप यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज़ कर लें, तो आपकी कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो जाती है, तो आपका टैक्स रुपीज़ 1000 डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर उस केस में आपका एल्स पार्ट कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। एक बार प्रोग्राम को सक्सेसफुली चला लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि लॉजिकल और लॉजिकल एंड इसका एक्चुअली यूज़ क्या है। सो अब मैं यहाँ पर सी आउट करने लगा हूँ। तो सैलरी डिटेल को सी आउट करते हैं। ग्रॉस सैलरी जो यूजर ने एंटर की थी वो है सैलरी। सी आउट करते हैं उसका इनकम टैक्स। और फिर सी आउट करते हैं उसकी नेट सैलरी। ओके, अब क्योंकि मैंने नेट सैलरी को कहीं स्टोर करना नहीं और ना मुझे इसको स्टोर करने की जरूरत है क्योंकि नेट सैलरी हमेशा कंप्यूट होगी ग्रॉस सैलरी से टैक्स माइनस करने के बाद। तो यू कैन सिंपली राइट सैलरी माइनस इनकम टैक्स। अब इस प्रोग्राम को हमने सेव किया है। अब इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है। कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और इसकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको देखते हैं। यहाँ पर आपसे सैलरी पूछी जा रही है और आपने उसको सैलरी एंटर करना है। और फॉर एग्जांपल कि हम सैलरी एंटर करते हैं 36,500। तो अब अब गौर करें कि कौन सी कंडीशन एवेलुएट होगी। पहली वाली मेरी कंडीशन लेस देन 35,000 वाली फॉल्स हो गई। बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले एंटर करते हैं 35,000। तो मेरी पहली कंडीशन ट्रू होगी।
तो आपका प्रोग्राम बता रहा है कि जी आपकी सैलरी 35,000 है, उस पे कोई टैक्स नहीं कटा और आपकी नेट सैलरी भी 35,000 ही रही है। और अब इस प्रोग्राम को हम अगर दोबारा से चलाएँ, तो आप देखेंगे कि फिर मेरा प्रोग्राम चलता है और उस केस में मुझे जो आउटपुट मिलेगी, नाउ दिस टाइम वी एंटर द सैलरी 36,000 और अब ये मेरी पहली कंडीशन फॉल्स है, मेरी दूसरी कंडीशन ट्रू है। तो दिस टाइम टैक्स वुड बी डिडक्टेड एज़ 1000 या द 35,000 मेरी नेट सैलरी है। जो बात नोट करने वाली है, वो ये है कि आपके प्रोग्राम की एक भी जब स्टेटमेंट ट्रू इवैल्यूएट हो जाती है, तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं होती। अब इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा चला के देखते हैं और उस केस में हम कहते हैं कि अगर अब मेरे जो वैल्यू है, यानी जो मेरी सैलरी है, इफ इट इज़ 40,000 तो अब मेरी पहली कंडीशन भी फ़ॉल्स है, मेरी दूसरी कंडीशन फ़ॉल्स है क्योंकि सैलरी 35,000 से ज़्यादा है लेकिन 40,000 से कम नहीं है, लिहाज़ा मेरी सेकंड कंडीशन फ़ॉल्स हो गई और मेरा एल्स केस चलेगा। नो दिस टाइम आपका 2000 रुपीज़ टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। तो इस चीज़ को हमने इवैल्यूएट कर लिया कि हमारी इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर किस तरीके से इवैल्यूएट होती है। सो आपने यहाँ पे जो चीज़ नोटिस की है वो है कि एक वक़्त में आपकी सिर्फ़ एक इफ स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होती है और अगर वो फ़ॉल्स हो जाए, तो फिर आपकी दूसरी इफ कंडीशन जो है वो टेस्ट होती है। अगर वो भी फ़ॉल्स हो जाए, तो फिर अगर कोई इफ कंडीशन है वो चलेगी, अदरवाइज़ आपका एल्स केस चलेगा। जब मैंने शुरू में बात की थी कि हमने बात की है कि सैलरी जो है वो बिटवीन 35,000 और 40,000 के दरमियान में लाया करती है। तो उसके लिए हमने लॉजिकल एंड का इस्तेमाल किया। लॉजिकल एंड इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो जो स्लैब है वो मेंटेन रहेगी। यानी जो मैंने मिन और मैक्स दिया है सैलरी की वैल्यू इस रेंज के अंदर ही रहेगी। लेट्स ट्राई कि अगर हम इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर को रिप्लेस कर दें लॉजिकल और ऑपरेटर से, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो आपको कुछ लॉजिकल किस्म के एरर्स जो है वो देना शुरू कर देगा। वो लॉजिकल एरर्स कौन से हैं कि वो हर कंडीशन में आपको नहीं आएँगे, किसी-किसी कंडीशन में आपको नज़र आएँगे। तो अब मैं आपको वो कोड के अंदर चेंज करके और फिर दिखाता हूँ कि अगर आप गलत ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोग्राम की आउटपुट किस तरीके से इफ़ेक्ट। सो इस कोड के अंदर जो हमने चेंज करना है वो ये है कि मैं यहाँ पर लॉजिकल और का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब इस प्रोग्राम को हमने सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करना है। सो मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और इस प्रोग्राम की हम आउटपुट पे चलते हैं। तो जब मैं इसको चलाऊँगा तो पहला केस 35,000 सक्सेस सिनेरियो, वैल्यू इज़ लेस देन 35,000 सक्सेस सिनेरियो है, आपको 0 टेक्स्ट के साथ आउटपुट मिलेगी। सो देयर इज़ नो लॉजिकल एरर एट ऑल। अब आगे चलते हैं, दोबारा से इस प्रोग्राम को फिर एग्ज़ीक्यूट मैं एक दफ़ा से करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या इस दफ़ा प्रोग्राम मुझे सही आउटपुट देता है। सो मैं वैल्यू देने लगा हूँ इसको 38,000। तो पहली कंडीशन मेरी फ़ॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू है, वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 35,000 और लेस दैन 40,000 और वाली कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन पहली कंडीशन ही ट्रू हो चुकी है। अभी भी आपको जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही मिलेगी, 1000 डिडक्शन होगी और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सिनेरियो। इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं और दोबारा से चलाने के ऊपर इस प्रोग्राम की हम आउटपुट को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। सो इन दिस केस, नाउ आई एंटर द इनपुट 40,000। जस्ट इमेजिन value is less than 35,000 condition false. Second, else if value is greater than 35,000 yes, or value is less than 40,000 no, condition is false. But because चूंकि आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू अज्यूम होगी। इस केस में else नहीं चलेगा बल्कि else if वाला सेकंड ही चलेगा और टैक्स 1000 ही डिडक्ट होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल एरर जिसको कि हम एनकाउंटर करते हैं if we have not make use of the correct operator। so यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल
किसी केस के अंदर आपको गलत आंसर दे सकता है, और जैसा कि हमने टेस्ट किया कि उसने हमें गलत आंसर दिया है। तो यूज ऑफ ऑपरेटर इज वेरी सिग्निफिकेंट, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस एग्जांपल के साथ ये समझ आ गई होगी कि आपने इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। हम इसको और भी एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स के साथ हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपने समझ ली होंगी, और ये बात भी आपने समझ ली होगी कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ा हमें सोच के करना पड़ता है। हर उसको हमें हर एंगल से चेक करना पड़ता है कि हमारा जो आंसर है वो इन ऑल कंडीशंस हमेशा सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ चंद एक केसेस को टेस्ट करेंगे और आपका प्रोग्राम आपको सही आउटपुट दे रहा होगा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इन अ लॉन्ग रन जब आपका प्रोग्राम चलने जाए तो वो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट्स देना शुरू हो जाए। तो thank you very much for today's video, watching today's video and understanding the concept.